हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो अभी इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th ऑफ जनवरी का पेपर फर्स्ट आपका, ठीक है। और अगेन मैं आपको कह रही हूँ, जो आप मुझे सेंड कर रहे हैं, जिस भाषा में सेंड कर रहे हैं, उसी में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो 10th ऑफ जनवरी का पेपर है ये। फटाफट से देख लेते हैं इसकी आंसर की। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता जो है वो गणितीय गणना की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। कोई समझाने वाला होगा तो समझा के चलूंगी, अदरवाइज सिर्फ आंसर बता के चलूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं है, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से समाज के रूल को ही मानना, उसको हम क्या कहेंगे? आधिकारिकता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो होता है ना, उसमें तो आप मानते ही नहीं हो। आप समाज के लिए नहीं मानते, आप सिर्फ और सिर्फ ये मानते हो कि जो सही है वो सही है। जैसे हम भगत सिंह और आपका महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं, उनको समाज से मतलब नहीं था, उनको ये था कि जो चीज़ आपके लिए सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। तो तब हम इसको मान लेते हैं। पर सेकंड का क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है आपका? विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसका सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, निष्क्रिय नकल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट्स द लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर? लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है वो किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किससे हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका 2, कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम बाय रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इश्यूज साइंटिफिकली, ठीक है। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलैबोरेशन, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है आपके? नेगेटिव है। अगर हम किसकी बात करें? मीनिंगफुल लर्निंग की बात करें, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। जिसका भी ये पेपर है 25 से अबव ही मार्क्स उनके बन रहे हैं शायद, तो है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन? डेवलपमेंट के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो इसमें से सही ये नहीं है कि केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। जी नहीं, एक वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है आपके विकास को प्रभावित करने में। तो 6 का आपका थर्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज को एक्वायर करने का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड जो होता है वो कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड होता है, जहाँ पे बच्चा रैपिडली जो है लैंग्वेज को सीखता है। तो 7th का क्या हो गया? 4th नंबर हो गया आपका। 8th की अगर हम बात करें, 8th क्या है आपका? 2 कथन दिए गए हैं आपको। पहला क्या है? शिक्षकों को किसी संप्रत्य से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चों के जो एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हमें वेलकम करना होता है और उनको एनकाउंटर करने के लिए उनको मौके देने होते हैं, ठीक है, कि वो खुद से समझ सके। और भ्रांतियां अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रदर्शित करती है, तो दोनों ही रॉन्ग है आपके। तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ए और आर दोनों क्या है आपके? गलत हैं। तो 8th का फर्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है वो कैसा होना चाहिए, ये पूछा गया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होगा उसमें अधिगम जो है वो कैसा होना चाहिए? तो 9th का आपका आंसर होगा अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होना चाहिए, यानी कि इंटरेक्शन होनी चाहिए, आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो हो गया 9th का 2 आपका। 10th हम देख लेते हैं फटाफट से। 10th क्या है आपका? कि डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। डैश और डैश कौन कौन से द्वितीयक कारण है? तो सामाजिकरण के द्वितीयक कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल और धर्म आपका, क्योंकि आपका जो परिवार है वो प्राइमरी आएगा। जो आपके पेरेंट्स हैं वो परिवार में ही है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी हो गए। यहाँ भी परिवार है, इसका मतलब ये तीनों क्या है? प्राइमरी से रिलेटेड है, कभी भी द्वितीयक नहीं हो सकते। तो इसलिए हम इस स्कूल और धर्म को क्या लेंगे? द्वितीयक में लेंगे। थर्ड आपका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या रहेगा? देखिए, चिल्ड्रन ऑफ 4-5 ईयर्स ऑफन टॉक्स टू देमसेल्फ। दिस टॉक अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, ठीक है। प्राइवेट स्पीच को वाइगॉत्स्की ने कहा है कि वो उनकी ओन थिंकिंग को रेगुलेट करता है। 11 का आंसर हो गया आपका 2। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो क्या होता है? इवेल्युएशन का उद्देश्य क्या होता है? 12th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12th का आंसर हो जाएगा 2, अधिगमकर्ता को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, ठीक है। सेकंड हो गया आपका आंसर 12th का। थर्ड नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन की,
नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल प्रयोग से परे जाना, परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण भाग है? कुछ नया करना, जो एक घिसे पिटे सरल अनुप्रयोग है उससे कुछ अलग करना। तो ये क्या होगा आपका? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट हैं आपके। 13 का क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बिफोर स्टार्टिंग टू टीच अ न्यू टॉपिक इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो। ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बच्चे उसके बारे में पहले से कुछ जानते हों। कॉमनली हेल्ड मिसकंसेप्शंस, ठीक है, और प्री रिक्वेस्टेड टू लर्न द टॉपिक और प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया। फोर्थ आपका 15 की बात करें अगर हम, तो 15 क्या है आपका? करंट साइकोलॉजी थ्योरी ऑफ इमोशन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस एज। तो देखो, इस जो भी स्टूडेंट है इन्होंने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में स्विच करके देखा है। तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको इसको हिंदी में दिखा सकूं, बस मैं बता सकती हूँ कि जो आज की साइकोलॉजी है उसमें थ्योरी जो है आपकी इमोशन का जो और जो कॉग्निटिव और इमोशनल जो है, कॉग्निशन और इमोशन को किस तरीके से देखा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? इंटरवाइंड विद ईच अदर, दोनों के दोनों बिल्कुल रिलेट करते हैं आपके। अगर आप इमोशनली ठीक नहीं है तो कॉग्निटिवली आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे, कुछ क्रिएटिव सोच नहीं पाएंगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा। अब आप देखिए केवीएस की वैकेंसी नहीं आ रही बहुत टाइम से, तो कहीं ना कहीं आपके कॉग्निशन पे, आपकी तैयारी पे इसका फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेशन डाउन जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इमोशनली स्टेबल नहीं है कि भाई वैकेंसी तो आ नहीं रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटरवाइंड हो गए एक दूसरे के साथ में ये। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे ये, इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट भी है ये एक दूसरे के ऊपर, बट ये इंटरवाइंड विद ईच अदर होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका आंसर फर्स्ट भी आपका आंसर सही हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये, इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये भी हम कह सकते हैं। बट एक आपने पहले भी अगर इस क्वेश्चन को देखा होगा, ये पहले भी सीटेट में पूछा गया है, तो उसके लिए सीटेट ने एक इंटरवूवन वर्ड दिया था। ठीक है, इंटरवूवन वर्ड दिया था उन्होंने, और उसी को उन्होंने आंसर माना था। मतलब ये एक दूसरे से क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, बुने हुए हैं, जो आपका कॉग्निशन है और जो इमोशन है आपका। ठीक है, तो ये आंसर मेरी तरफ से फोर्थ होना चाहिए। बाकी सीटेट में इसका आंसर फर्स्ट भी दे सकते हैं वो लोग, फोर्थ भी दे सकते हैं, देखते क्या देंगे 15 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है। कैसा कार्य होता है? जब उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ कार्य होते हैं। सेकंड आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 16 का। 17 क्या है आपका? 17 ये है कि पहला कथन है, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। बिल्कुल ही वाहियाती बात लग रही है सुनने में ही। ठीक है, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है, दोनों ही रॉन्ग है। आंख बंद करके आप लोग दो आंसर के साथ में जा सकते हो 17 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस विच काइंड ऑफ स्किल्स शी इज फोकसिंग टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स। इसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इसको मेटा कॉग्निशन। ठीक है, 18 का आंसर आपका हो गया 3। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। चलिए, निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? ये किसने कहा है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक की बात कौन करते हैं? आपके लेव वाइगॉट्स की बात करते हैं। 3 इसका आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए इन सब ऑप्शंस में से? ठीक है, तो 20th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके कहीं ना कहीं क्या है? नेगेटिव है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ में 20th के लिए। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होती है उसके द्वारा किसे बढ़ावा दिया जाता है? पूछताछ आधारित कक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। प्रतिपादक शिक्षण का एग्जैक्टली मुझे मीनिंग मुझे नहीं समझ में आया, सच बताऊं तो। रट कर याद करना और व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, तो इसके हिसाब से मेरा आंसर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो 21 का क्या हो गया? 4th हो जाएगा आपका। 22 क्या है आपका? 22 ये है कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूह करके याद रखने की रणनीति जो है वो क्या कहलाती है? इसको हम खंडीकरण कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर एक मार्केट के बारे में रिसर्च करनी तो उसके बहुत सारे सेगमेंट होंगे। ठीक है भाई, वहाँ के लोकल सेगमेंट होंगे, वहाँ के जो नेशनल सेगमेंट होंगे, वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो कैसी होंगी। तो ये क्या है? अलग अलग सेगमेंट है। एक बड़े टॉपिक को कुछ कुछ टुकड़ों में आपने विभाजित कर लिया। या फिर आप जैसे छोटा सा एग्जांपल ले, बिल्कुल ही एक छोटे बच्चे को जब आप स्पेलिंग सिखाना शुरू करते हैं तो आप कहते हैं उसको बीच बीच में से तोड़ तोड़ के सिखाते हैं आप उसको। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी स्पेलिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके इसको सिखाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हो। 22 का क्या हो गया, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है, ये पूछा गया है आपसे 23 में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, निजी विद्यालयों में आरक्षण की बात की गई है, ठीक है, सेक्शन नंबर 12 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का 4। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी। तो इसमें से किसकी आवश्यकता होगी, आप सोच सकते हैं, इसमें क्या होगा, लचीला पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी। पुस्तक केंद्रित बैठने की निश्चित व्यवस्था या मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट जो है उसको हम सही नहीं मानते हैं। तो 24 का क्या हो गया, सेकंड हो गया। 25 की अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू केटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी। जो बच्चे गिफ्टेडनेस के साथ में, जो स्टूडेंट है, जो गिफ्टेडनेस जिनके अंदर में है, उनको हम एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी, असाइन देम चैलेंजिंग एंड हायर ऑर्डर टास्क, ठीक है। उनको चैलेंजिंग और हायर ऑर्डर टास्क आप देंगे। 25 का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। 26 की अगर हम बात करें तो 26 का क्या होगा, इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड बाय द चाइल्ड इन द डैश। कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर में क्या आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है, ये बात की गई है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है, ठीक है। 26 का क्या हो गया आपका, 2 हो गया। 27 नंबर क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। देखो मूर्त संक्रियात्मक यानी कि यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है। तो सीधी सीधी बात है, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, जहाँ पे आपका क्या है, कॉन्क्रीटनेस ना हो, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की आवश्यकता हो, वो आप उनको नहीं देंगे क्योंकि वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे है, वो सिर्फ मूर्त चीज़ों को समझते हैं फिलहाल। 27 का क्या हो गया, सेकेंड हो जाएगा आपका। 28 नंबर बात अगर हम करें तो भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है, तो बहुभाषिकता पर बल देती है कि आपको हर बच्चे की भाषा को क्या करना है, सम्मान करना है। तो 28 का क्या हो गया, 3 हो गया आपका। 29 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। ये आपका क्या है, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। 29 का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। 30th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 30th का आपका क्या हो जाएगा, अधिगमकर्ता के पूर्ण अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। उनके जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है ना, उनको शामिल करो आप। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ना, तो आपको पता चलेगा जब उनके पूर्व अनुभवों को आप जानोगे कि पर्टिकुलर किस बच्चे की क्या नीड है, ठीक है, और आप उसको किस तरीके से सिखा सकते हैं। आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप उनकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 4th नंबर आंसर हो जाएगा आपका। तो ये मेरी तरफ से ये था आपका कौन सा, 10 जनवरी का पेपर था ये आपका। और आगे आगे मैं आप लोगों के लिए जैसे ही आप लोगों के आंसर की बाकी प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि बाकी भी तो काम होते हैं ना घर में, है ना, तो इसीलिए जैसे ही आपकी आंसर की प्रिपेयर हो जाएगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में क्या जाता है यार, तुम लोगों का एक बात बताओ, कोई टीचर तुम्हारे लिए 2:30 बजे तक बैठ करके तुम्हारे लिए आंसर की प्रिपेयर कर रहा ताकि तुम मैच कर सको, एटलीस्ट यू कैन लाइक द वीडियो, ठीक है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।